गुड मॉर्निंग सभी को। कैड एट डिजिटल क्लासरूम में मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड यहाँ पर आपका आगे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नया टॉपिक आज से जो शुरू होगा आपका वो है एमएस एक्सेल। तो हमने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। वो एमएस वर्ड भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है, एमएस पावर पॉइंट भी होता है, आउटलुक भी होता है। तो जिसमें से कि एक टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट किया है एमएस वर्ड। तो जो नया टॉपिक हमारे सामने आएगा वो है एमएस एक्सेल। तो आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में एमएस एक्सेल क्या है, कैसे काम करता है, उसके यूजेस क्या क्या है। उसके बाद हम एमएस एक्सेल को पढ़ना शुरू करेंगे। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी या फिर सीधे एक्सेल या स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे इसे एमएस एक्सेल या सिर्फ एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसको ओपन करने का तरीका, तो विंडो क्यूब को आप प्रेस करेंगे या स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL। और यहाँ पे आपको देखिए ऊपर ऊपर एमएस एक्सेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करनी है। आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन होकर आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक एमएस एक्सेल का एक पूरा का पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से एमएस एक्सेल यहाँ पर ओपन होता है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर से दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप लोग देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर फाइल बटन, फाइल मेन्यू आपको दी गई है सबसे ऊपर। फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से कुछ ओपन होके आ जाता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, यहाँ जो ऊपर का ये पोर्शन है वो टाइटल बार है। क्या है ये? टाइटल बार है। यहाँ पे आपको आपकी शीट का, स्प्रेडशीट का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा जब आप सेव करें। ये सब हमने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है, पेंट में भी पढ़ाया है, और फिर से हम इसको सिर्फ बता रहे हैं आपको। यहाँ पे ऊपर टाइटल बार होता है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सब है आपके मेन्यू बार। ये क्या है? आपका मेन्यू बार है ये। इसके बाद आता है आपका ये जो यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब है रिबन। इसे क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। इसके बाद नीचे जो आपको सबसे नीचे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे रेडी लिख के आ रहा है यहाँ पे, और ये इधर, ये है आपका स्टेटस बार। इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे आपको स्क्रॉल बना दिख रहा होगा जिससे हम इसे ऊपर और नीचे ड्रैग करा सकते हैं, और यहाँ पे इससे हम इधर इधर ड्रैग करा सकते हैं। तो ये होता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्लियर है आप लोगों को? तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, वही पुरानी चीजें हैं जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ी हैं, जो हमने एमएस पेंट में पढ़ी है। सेम वही चीजें हैं। सबसे ऊपर जो ये आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये आपका टाइटल बार है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा और रिव्यू, इस तरीके से ये आपकी मेन्यू आपको दिख रही है। ये होता है मेन्यू बार। इसे क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। हर एक मेन्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो उनके अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अभी आप इस पे मत जाइए कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो हर एक के अलग ऑप्शन खुल के आते हैं। तो इस पूरे के पूरे ऑप्शंस के लिए ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे को बोलते हैं रिबन। तो हर एक मेन्यू का अपना एक अलग रिबन होता है। हर एक मेन्यू का अपना एक रिबन होता है। इस रिबन के बाद आपको मैंने बताया सबसे नीचे के पोर्शन में जो होता है वो होता है आपका स्टेटस बार। यहाँ पे आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा, और राइट
साइड पे और बॉटम में आपको देखिए दो बार देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसका काम होता है पेज को वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरफ मूव कराना। ये वर्टिकली मूव कराता है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये हॉरिजेंटल मूव कराता है इसलिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। जी तक ये नहीं होते, इसके बाद भी खूब सारे होते हैं ये। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ए है, तो यहाँ पे जब मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा पोर्शन सेलेक्ट, पूरा का पूरा पोर्शन ही यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ए है इसे बोलते हैं कॉलम। ये जो अल्फाबेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे के सारे आपके अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट्स को आप कॉलम कहते हैं। यहाँ पे इन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे ए कॉलम हो गया, बी कॉलम हो गया, सी कॉलम हो गया, डी कॉलम हो गया, ई कॉलम हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे जो भी आपको देखने को मिलेगा ये सब रोज है। क्या है ये? रो है। तो कॉलम समझ में आ गया आपको। जो भी आपके वर्टिकल होंगे, यानी कि इस तरीके से वर्टिकली शेप में आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो कॉलम कहलाएंगे। यहाँ पे वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजेंटल रो होती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्टिकल कॉलम होंगे। वर्टिकल मतलब जो सीधा खड़े रहते हैं उन्हें वर्टिकल बोलते हैं, और हॉरिजेंटल मतलब जो लेटा हुआ रहता है इस तरीके से। ये लेटा हुआ है, हॉरिजेंटल है, ये रो कहलाती हैं, और ये कॉलम कहलाते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी के बाद एच आई जे के से लेके लास्ट आपका आता है जेड। तो आप मुझे बताइए कि जेड के बाद जो कॉलम यूज, सॉरी, यहाँ पे लिखा है जैसे 1, फिर लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 7। 7 के बाद बताइए कौन सा नंबर वाला कॉलम रो आएगा। 7 के बाद कौन से नंबर वाली रो आएगी? बताइए आप लोग। अपने को अनम्यूट कीजिए और बोलिए 7 के बाद कौन सा नंबर वाला रो आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। वेरी 9 गुड। आएगा, 7 आएगा, ऐसे 9 आगे आएगा। कम। अच्छा, 200, जैसे मान लीजिए 220 रो मैंने ले ली। 220 के बाद कौन सा नंबर वाला रो आएगा? 221। 221। वेरी गुड। ठीक है। लाइक आ, काउंटिंग। हाँ, वो बिल्कुल काउंटिंग की तरह आगे बढ़ेगा। 1 2 3 4 से लेके जो भी काउंटिंग है आपकी वहां तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कॉलम की। ये तो रही रो। अब मैंने कॉलम देखा, कॉलम में आपके पास ए से लेकर जेड तक मैंने आपको बताया कि कॉलम होते हैं ये जेड। अब मुझे ये जानना है कि जेड के बाद कॉलम अगर यहाँ पे इंसर्ट होगा या नहीं होगा, आप लोग होगा। तो उसका नाम क्या होगा? डबल ए। डबल ए। तो बिल्कुल जैसा आप लोग अपनी गाड़ियों में देखते हैं, व्हीकल्स में देखते हैं कि व्हीकल का नंबर आपका आता है RJ02 डबल ए 6301 7301 2890 या कुछ भी। तो आप लोग देखते होंगे उसमें 2 लेटर्स लिख के आते हैं डबल ए, फिर अगले कुछ महीनों बाद आप देखेंगे ए बी, फिर देखेंगे ए सी। तो इस तरीके से नंबर्स बदलते हैं। फिर उसके बाद वही आपके बढ़ते बढ़ते आगे तक चले जाते हैं। जब ये ए जेड हो जाता है आपका, जब ये ए जेड तक खत्म हो जाता है आपका, फिर वो शुरू होता है बी ए बी वी बी सी बी डी बी ई बी। इस तरीके से ये लेटर्स शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद जब ये बी की लाइन खत्म होती है देन ये शुरू होती है सी से।
इस तरीके से ये बहुत ही अंत तक चलती चली जाती है और काफी लंबी जाती है। तो आइए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो आपके पास होती है वो होती है 10,48,576, यानी 10,48,576 रोज होती है आपकी। और कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास होते हैं 16,384 और रोज होती है आपकी 10,48,576, यानी 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग इसको अपने पास सेव रख सकते हैं ताकि आगे कभी भी आपको जरूरत हो तो आप इसे देख सके। तो ये तो रहा आपका मतलब जो मैंने आपको बताया कि कॉलम किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से पूछता हूँ मैं आपसे, इसमें ये क्या है बताइए? ये कॉलम है या रो? बताइए। ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है ये कॉलम है या रो है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए ये क्या है, ये कॉलम है या रो है? जो भी समझ में आता है बताइए। हाँ बोलिए बोलिए मंजू। सर ये कॉलम है, ABC खड़ी वाली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये जैसे मैंने ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्या है? मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया है ना ये अभी डी। तो ये क्या है? ये कॉलम है। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, ये कॉलम है। ये कॉलम है। ये किस नंबर वाला कॉलम है? इस कॉलम का एड्रेस क्या है? क्या नाम है इस कॉलम का? डी सर, डी। डी। वेरी गुड, इसका नाम है डी। इसका क्या नाम है? डी। बी। और ये क्या है, कॉलम या रो? डी कॉलम है सर। बी कॉलम है। वेरी गुड। अब ये बताइए ये क्या है? ये रो है या कॉलम है? ये रो है सर। और कितने नंबर वाली रो है? क्या क्या एड्रेस है इसका? ये 5 है सर। इस हम्म 5। क्या है इसका? 5 सर। 5। 5 नंबर रो, 5। 5 नंबर रो है। ओके। आप बताइए ये कितने नंबर, ये क्या है? ये रो है या कॉलम है? ये भी रो ही है सर। कितने नंबर रो है? 2 नंबर। 2 नंबर। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप लोगों ने क्लियरली समझा है। और वो ये समझा कि ये जो आपको वर्टिकल मिल रहे हैं ये सारे आपके कॉलम है और जो ये हॉरिजेंटली आपको मिल रहा है ये सब रो। लेकिन यहाँ पर मंजू जी ने एक बहुत ही सही चीज बताई है कि ए बी सी डी या फिर जो भी नंबर बताए उन्होंने ये कहलाते हैं उस रो या कॉलम का एड्रेस। जैसे आपके घर का कोई एक एड्रेस होगा जिससे चिट्ठी आपके घर पर आ जाए या फिर कोई भी कोरियर आपके घर पर आ जाए उस एड्रेस से। वैसे ही MS एक्सेल में हर एक कॉलम और हर एक रो का एक नंबर होता है जिसे उसका एड्रेस कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? इसी तरह से इन जैसे ये बी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, जी हो गया, हर एक का एक नाम है। देखिए हर एक का नाम है।
ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, 2 रो, तीसरी रो, 5th रो, 7th रो, इस तरीके से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो रो और कॉलम आप लोगों को क्लियर हो गया? रो और कॉलम में कोई कंफ्यूजन? जी नहीं। ओके, ठीक है। तो अब आगे बताता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, जब मैं क्लिक करता हूं किसी एक जगह पर, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल रो जब एक दूसरे को काटती हैं, क्या बोले, बाइसेक्ट करती हैं। देखिए, यहां से ये इधर गया और यहां से ये इधर आया। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बी कॉलम इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने इसको अभी कलर कर लिया है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग कलर्स में कर देता हूँ। तो अलग अलग कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, पीला कलर दिख रहा है, एक कॉलम, किस कॉलम के अंदर है ये पीला कलर किस कॉलम के अंदर है? किस नंबर वाले कॉलम के अंदर है? ए ए के अंदर। और किस नंबर वाली रो के अंदर है? 1। 1। तो इसका मतलब है इस हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, जिसे हम सेल का एड्रेस बोलते हैं। सेल एड्रेस भी बोला जाता है इसे। तो ये एड्रेस हर एक सेल को डिफाइन करता है। हर एक सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस है A1, क्या है इसका? A1। इस सेल का एड्रेस है A1। तो इसी तरीके से बाकी सभी के भी एड्रेस होंगे। जैसे ग्रीन की बात करें तो ग्रीन किस कॉलम में आता है? किस कॉलम में आ रहा है? D4 में आएगा। ये डी नंबर वाले कॉलम में है। और किस नंबर रो में है? 4 नंबर 4। वाली रो में है। तो इसका जो सेल एड्रेस होगा इसे बोलेंगे D4। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं तो सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। इसे बोलते हैं सेल। ये क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यानी कि ये जो छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका सेल। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे सेल बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो जहां कहीं पे भी आपका इंटरसेक्ट करता है कॉलम और रो एक दूसरे को, तो जो पोर्शन बनता है उससे, जैसे यहाँ पे ये बना, तो इसे बोलेंगे आप सेल। ये सेल बहुत सारे होते हैं। देखिए, ये सब सेल है। ये हर एक पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये सब सेल है। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये जो लाल आपको सेल दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है सेल। मैं लिख देता हूँ, सेल। इसे सेल बोल। ये लाल वाले सेल का, रेड वाले सेल का एड्रेस बताइए क्या है? F7। वेरी गुड, F7। तो इसका एड्रेस क्या है? F7 इसका एड्रेस होता है। कैसे होता है इसका F7? कोई बताएगा? F कॉलम हाँ, और 7 F7 नंबर उसमें आ रहा है। 7 नंबर वाली रो में आ रहा है, इसलिए इसका एड्रेस F7 होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सीधा सा इसका एक है लॉजिक। ये F नंबर वाले कॉलम में है और 7 नंबर वाली रो में आ रहा है, इसलिए इसका एड्रेस क्या है? F7। क्लियर है सभी को? और यहाँ पे आप अब मुझे बताइए, जैसे ये है, इसका एड्रेस बताइए।
इसका एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस क्या होगा? B5 है सर, B5। B5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। B5 क्यों होगा B5 बताइए? सर B नंबर कॉलम में है और 5 नंबर रो में है। बहुत बढ़िया, ये 5 नंबर रो में है और B नंबर कॉलम में आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक दो और मैं पूछूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल नंबर ढूंढना समझ गए तो आप एक्सेल में ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सेल फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन वो फॉर्मूले बहुत आसान होते हैं अगर आपको सिर्फ सेल नंबर पता है। हम सोचते हैं एक्सेल के फॉर्मूले बहुत लंबे हैं, एक्चुअली एक्सेल के फॉर्मूले लंबे नहीं है। जब हम A1, B5, D4, F7 ये नहीं समझ पाते तो हमें लगता है कि ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, जबकि वहां लिखा कुछ नहीं होता, वहां पे सिर्फ सेल नंबर लिखे होते हैं। अब मुझे बताइए आप, इसका सेल नंबर बताइए, सेल एड्रेस बताइए, इसका सेल एड्रेस बताइए क्या होगा? F2, हम्म, क्या होगा इसका? F2, F2, वेरी गुड। F2 क्यों होगा? क्योंकि ये F नंबर वाली रो में, सॉरी कॉलम में है, और 2 नंबर है और वाली 2 नंबर वाली रो में है। रो में। वेरी गुड। अब हम्म, ये बताइए, ये ब्लू रो नंबर में वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? C6, C6, वेरी गुड, इसका नंबर होगा C6। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज इसमें, कि ये हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि C नंबर वाले कॉलम में है और 6 नंबर वाली रो में है, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। लेकिन अगर हमें इसे तुरंत जानना है, हम जानना चाहते हैं कि इसका रो नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको C6 लिखा दिख रहा होगा। आप किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा। F2 पे क्लिक कीजिए, देखिए F2 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, जूम नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे F2 लिख के आ रहा होगा। ये B5 है, यहाँ पे देखिए आपको B5 लिखा दिख रहा है। यहाँ पे F7 जहाँ पे आपने लिखा, देखिए F7 यहाँ लिख के आ रहा है। तो किसी भी सेल पे आप क्लिक कर दीजिए, रैंडम किसी भी सेल पे। देखिए मैं कितनी दूर जाके क्लिक कर दूंगा किसी भी सेल पे, ठीक है, वो मुझे उस सेल का एड्रेस दे देगा। किसी भी सेल पे रैंडम अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, कहीं पे भी किसी भी नंबर ऑफ सेल पे, कितने भी नंबर ऑफ रो पे जाके मैं क्लिक करूंगा, वो उसका यूनिक सेल नंबर मुझे प्रोवाइड कर देगा यहाँ से। तो मुझे किसी भी सेल का एड्रेस लेने के लिए मैं डायरेक्ट उस सेल पे क्लिक करके यहाँ से सेल एड्रेस से मैं उस सेल का एड्रेस ले सकता हूँ। क्लियर है सभी को? तो डायरेक्ट यहाँ से आप सेल का एड्रेस ले सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे भी होम मेन्यू आपको देखने को मिलता है। होम मेन्यू में यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन शुरू के जो ऑप्शंस हैं मैं उनकी बात करता हूँ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन MS वर्ड में आपने पढ़े हैं। तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोग समझ सके किस तरीके से ये सारे फंक्शंस काम करते हैं। सबसे पहले है पेस्ट ऑप्शन, फिर है कट ऑप्शन, और ये है कॉपी। तो कट कॉपी पेस्ट आप सभी लोग जानते हैं, कट कॉपी पेस्ट का यूज कैसे किया जाता है। इसको मैं बार बार आपको नहीं रिवाइज करा रहा अभी, क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बट इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो है सेल सॉरी फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके के फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, मैंने फॉन्ट स्टाइल लिया,
आप अलग अलग तरीके के फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फॉन्ट का साइज। फॉन्ट के साइज को आप छोटा या बड़ा या जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। मैंने आपको बताया था ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। वही चीज है, मैंने लेटर को बोल्ड कर लिया, मैंने इटैलिक भी कर लिया, मैंने अंडरलाइन भी कर लिया और यहाँ से वापस इसको मैंने हटा दिया। फिर आता है फिल कलर। आप अलग अलग तरीके का कलर फिल कर सकते हो उस सेल में। ये कुछ अलग नहीं है, वहां पे सब पढ़ाया गया है, बस यहाँ पे उसका यूज आप करना देख सकते हैं। अभी मैं जो मेन टॉपिक शुरू होंगे वो अलग से मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ समझिए। ये पुराने टॉपिक्स हैं। लेटर देखिए ब्लैक कलर का लिखा है, आप अलग अलग कलर का लिखना चाहें अलग अलग कलर का लिख सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है पैराग्राफ का ये अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ एक चीज आपको और देखने को मिलती है अलाइनमेंट में, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। मिडिल अलाइनमेंट भी आपको देखने को मिलती है कि आप सेंटर में लेके जाना चाहते हैं। टॉप अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट भी देखने को मिलता है। जब आपका सेल कुछ इस तरीके से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसको चूज करके रख सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन अभी छोड़ दिया है, ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बॉर्डर है। ये क्या है? बॉर्डर है। जैसे आपने अलग अलग तरीके से सेल्स को सेलेक्ट किया और यहाँ से आप बॉर्डर को ऑल बॉर्डर चूज कर सकते हैं। परेशान मत होइए, इसको हम अलग से भी आपको बताएंगे नेक्स्ट जब टॉपिक इसके बारे में बताएंगे डीपली। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वही चीजें सेम एज इट इज एमएस एक्सेल में है। एमएस एक्सेल से काफी बार लोग डरते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, चीजें बहुत टफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमएस एक्सेल भी बिल्कुल इजी है जैसे एमएस वर्ड आपने पढ़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो ये भी सेम वही काम करता है और कुछ नहीं है। ये भी डिक्रीज इंडेंट की तरह ही, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसका काम यही करते हैं। देखिए आगे की तरफ जा रहा है और वापस मैं इसको ले आ रहा, तो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की तरह काम कर रहा है ये ऑप्शन एक नया है, इसे हम बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे किसी का कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। या दीपक जी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, जोड़ सकते हैं। नहीं सर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हाँ, जिसका भी कोई सवाल है वो जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि ये एक्सेल है। एक्सेल मजाक नहीं है, और एक्सेल बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप बाकी लोग, जैसे मंजू जी और इरफान भाई और बाकी लोग जो ई मित्रा यूज कर रहे हैं या ई मित्रा पे काम करते हैं, वो एक्सेल को अगर सीख लेंगे तो वो अपना दुकान का डेटा, अपने काम का डेटा सारा इसमें रख सकते हैं, अपने हिसाब को इसमें देख सकते हैं, जो भी सारा हिसाब इसमें करना है वो कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर एक्सेल में जरूर सवाल कीजिएगा। अब तक आपने नहीं किया कुछ भी सवाल बाकी प्रोग्रामों में, इसमें जरूर सवाल कर लेना, जो ना समझ आए जरूर पूछिएगा। अभी भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, आज के टॉपिक को लेके, या बीच में कुछ भी छूटा है या रह गया है उसको भी लेके सवाल कर सकते हैं। सर अभी तक तो पुराना चल रहा था, तो कुछ भी सवाल नहीं है, आगे आएगा तो पूछेंगे। जी जी ठीक है सर। एक चीज और है कि जो टेस्ट हम लेते हैं ना, वो एक बार वही जो फीडबैक जो उस दिन आया था कि हम ज्यादा टाइम के लिए टेस्ट खोल के लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि अब दे देंगे, अब दे देंगे, अब दे देंगे, और टाइम निकल जाता है और टेस्ट रह जाता है। तो भले ही 2-4 दिन तक मिस होंगे, लेकिन अब प्रैक्टिस टेस्ट हम रख रहे हैं, और उसका टाइम एक लिमिट रखेंगे सर आज से, जो बहुत छोटी होगी। कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम रखोगे? दीपक बताइए, सर आप लोग बताइए ना क्या टाइम रखें।
बताइए, आप बताइए अंजलि जी या अमित, मंजू जी, इरफान भाई। टेस्ट उसी टाइम पे ओपन होगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो टेस्ट रहेगा, देन आपको उसी टाइम पे ही टेस्ट देना होगा। अच्छा, वही टाइम रहेगा? मतलब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं थी। मैं ये कह रहा था सर कि अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि टाइम पड़ा है, अभी दे देंगे टेस्ट, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, फिर वो निकल जाता है। तो मैं चाह रहा था कि 1 या 2 घंटे का टेस्ट हम रखा करें डेली, एक टाइम को लेके, बस ये चाह रहा था मैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही पर्टिकुलर टाइम रहेगा जिसपे वो टाइम पे ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा ना। तो मैं वो टाइम ही तो जानना चाह रहा था इन सबसे साथियों से कि क्या टाइम हाँ रहेगा, हाँ, क्या टाइम रखें, बता 12 दें से सब। 2 रखें, 2 से 4 रखें, 4 से 6 रखें, 6 से 8 रखें? 2 से 4 ज्यादा ठीक रहेगा दीपक सर। 2 से 4 रख लेते हैं, चलिए ठीक है। इरफान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बाकी किसी के साथ, सबके साथ जैसे करेंगे वैसा रहेगा, कोई नहीं। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं टाइमिंग से रिलेटेड? नहीं सर, जैसी आपकी मर्जी, उसी टाइम दे दिया करेंगे। मर्जी नहीं, पेपर आप लोगों को देना है। सर ये टाइम सही क्या है रहेगा कि कि आप 2 घंटे के लिए ही पेपर खोलें? हेलो सुन रहे हैं इरफान सर, कह रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए ही पेपर खोलें, जी। कि उससे मतलब लगन से पेपर दे सकेंगे कि भाई इतना ही टाइम बचा है, बस उनका टाइम फिक्स रहे। ठीक है, तो दीपक आप इसको देख लीजिएगा और इसको ठीक है, मैं सब में। ग्रुप में डाल दूंगा सबको, हम्म। जो भी टाइमिंग होगी। और एक चीज बस मैं लास्ट ये ऐड करना चाहूंगा कि ये अभी आप लोगों का वीडियो ऐड कर दिया जाएगा, तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस वीडियो को जरूर से देख के ही अगली क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि आगे के टॉपिक्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये सब उसमें काम आएंगे। तो बहुत बेसिक सी चीजें आज आपको बताई गई हैं, इनको ठीक से ध्यान रखिएगा ताकि कल का टॉपिक आपको क्लियर हो। फिर से वीडियो देख लीजिएगा, एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, ठीक है दीपक, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू आप सबका।